পেহেলগাঁওয়ের বৈসারেন উপত্যকায় অন্যতম বিনোদনমূলক ব্যবস্থা হচ্ছে জিপলাইন। 22 এপ্রিল পেহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের ওপর হামলার কিছুক্ষণ আগে এক জিপলাইন অপারেটরের আচরণের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় হয়েছে ভাইরাল। এখন তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ স্ক্যানারে ওই জিপলাইন অপারেটর। ভাইরাল ভিডিওতে শোনা গেছে যে কাশ্মীরি যুবক জিপলাইন পরিচালনা করছিলেন তাকে নিচু স্বরে নির্দিষ্ট একটি ধর্মীয় বাক্য বলতে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আপাতভাবে ধর্মীয় বাক্য বলার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই, কিন্তু ওই জিপলাইন অপারেটর ধর্মীয় বাক্য বার তিনেক বলার পরেই জঙ্গিদের গুলি চলতে দেখা গেছে নিরীহ পর্যটকদের ওপর। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি নিউজ টাইম। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই পড়ে গেছে শোরগোল। যদিও হামলার সঙ্গে ধর্মীয় বাক্য উচ্চারণে কোনো যোগ নেই বলে দাবি করেছে জিপলাইন অপারেটরের বাবা। जो वीडियो है उसमें वो अल्लाह अकबर बोल रहा है। अकबर बोलता है। हमने बोला है ना आपको, अगर तूफान भी आता है हम बोलता है अल्लाह अकबर। हम मुसलमान है, हम मुसलमान है। अगर हम कुछ काम भी करेगा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलेगा, उसमें क्या है? बोलता है से भी ऐसा इशारा नहीं है कि वो मदद कर रहा है। मदद कर रहा है। कितने साल से काम कर रहा था आपका बेटा? कौन से 3 बरस हो गए। 3 बरस के दौरान आपको कोई महसूस हुआ है कि आपका नहीं कुछ नहीं साथ मिल रहा है? नहीं साहब, ठीक नहीं है। नहीं वो नहीं, उसमें हम गारंटी देते हैं। सोशल मीडिया में कोशिश कर रहे हैं कश्मीरियों को बदनाम करने की, नफरत फैलाने की, ताकि जो टेररिस्ट ने काम किया उसने नाम पूछा तो उसी एजेंडे को ये लोग आगे चलाना चाहते हैं। मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। देखिए, जय श्री राम हो या अल्लाह अकबर हो, तो जब भी किसी को कोई मुश्किल काम आता है, कोई मुश्किल में होता है, तो वो अल्लाह ताला का नाम लेता है। तो हम मुसलमानों में अक्सर ये होता है कि जब हम कोई बोझ भी उठा रहे होते हैं या कहीं तकलीफ होती है तो हम अल्लाह अकबर बोलते हैं मुसीबत के वक्त में। तो ये कहना कि इन्होंने अल्लाह अकबर बोला और इस किस्म का इल्जाम लगाना, मैं कहती हूँ ये जो भी आदमी है ये गठिया है, तो इसके ऊपर जितनी भी लानत भेज रहे हैं वो इस पे कम है। পেহেলগাঁও কাণ্ডের তদন্তভার হাতে নিয়েছে এনআইএ। তলব করা হয়েছে জিপলাইন অপারেটরকে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মূল অভিযুক্তদের খোঁজ মিলবে বলে আশায় গোয়েন্দারা। নিউজ টাইম। পেহেলগাঁও হামলার প্রতিবাদে ফুঁসছে দেশ। প্রতিদিন নিয়ম করে চলছে কেন্দ্রীয় স্তরে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক। তারই মধ্যে বুধবার কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই জাত গণনার ঘোষণা করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। कि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। তবে জাত গণনা হলেও কবে তা হবে জানাননি অশ্বিনী বৈষ্ণব। দেশের শেষ জনগণনা হয়েছিল 2011 সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার আগে। 2021 সালে জনগণনা হয়নি। কবে হবে তাও এখনো পর্যন্ত স্থির হয়নি। জাত গণনাও কবে হবে তা ঠিক হয়নি। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं। सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये
एक पहला कदम है। হঠাৎ করে কেন্দ্রীয় সরকার এই ঘোষণা কেন করলো? রাজনৈতিক মহল মনে করছে বিহার বিধানসভা ভোটই লক্ষ্য। ইন্ডিয়া জোটে থাকাকালীনই জাত গণনা নিয়ে সরব হয়েছিলেন নীতিশ কুমার, কিন্তু এনডিএতে ফিরে আসার পর তিনি আর সে দাবি তোলেননি। রাজনৈতিক মহল মনে করছে বিহারে এবারে বিজেপির পথ তত মসৃণ নয়। নীতিশের জনপ্রিয়তায় টান পড়েছে, প্রয়াত হয়েছেন বিজেপি নেতা সুশীল মোদিও। এ কারণেই জাত গণনার সিদ্ধান্ত। সেই দাবি উস্কে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সব কৃতিত্ব দিচ্ছেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী। और हम लोगों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, सबके सपनों को पूरा करने का काम जातीय जनगणना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और बिहार के विकास में हम क्या योगदान कर सकते, हमारे मंत्री लगातार इस समीक्षा कर रहे हैं और विकास को आगे ले जाने। 4 MP वाला को क्या क्रेडिट दूं मैं? लोकतंत्र में जनमत होता है, सरकार होता है। प्रधानमंत्री कौन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कैबिनेट से पास किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार। क्योंकि राजद को काम करने का तरीका पता नहीं है, उनको लगता है कि सब जमीन हमारा ही है, हम ही हड़प ले। जैसे लालू जी ने कहा कि हम तो 1995-96 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने इसको पारित किया था, तो 1995-96 में पारित हुआ तो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? 10 साल तक केंद्र में लालू जी के समर्थन से सरकार थी। लालू जी बताए तो इसके लिए अपराधी कौन है? कांग्रेस पार्टी अपराधी है कि आप अपराधी हैं? আরজেডি নেতা নীতিশ কুমার পাল্টা দাবি করেছেন লালু প্রসাদ যাদবের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের কারণে জাত গণনার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে তেজস্বীর দাবি শুধু ঘোষণাতেই কাজ শেষ হচ্ছে না, জাত গণনার পর সেই অনুপাতে সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে। लालू जी की सोच थी कि भाई 30 साल पहले जो लड़ाई लड़ी और उन्होंने जो है जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो यहाँ जाति आधारित गणना कराया। और उस समय भी 15 में भी लालू जी ने बोला था कि जितने RSS वाले हैं कान पकड़वा करके भी अगर करवाना पड़ेगा तो करवाएंगे। आज इतनी मजबूरी है, इन लोगों ने किया है, लेकिन विरोध इतने दिनों तक कौन कर रहा था? यानी सम्राट चौधरी का ये कहने का मतलब है कि हम ही लोग के एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, এতদিন পর্যন্ত তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের আলাদা করে গণনা করা হলেও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীবর্গের কোনো গণনা হতো না। অনেকেই মনে করছেন জাত গণনা হলে সেই অনুযায়ী সংরক্ষণের দাবিও উঠবে। সেটা করতে হলে মুশকিলে পড়বে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি। নিউজ টাইম। পর্যটকদের বাঁচাতে গিয়ে জঙ্গিদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় সৈয়দ আদিল হোসেনের দেহ। পর্যটকদের ঘোড়ায় চড়িয়ে সংসার চলত তার। পরিবারের একমাত্র রোজগারে ছিলেন আদিল। এবার কিভাবে সংসার চলবে প্রশ্ন তুলে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন আদিলের বাবা। অবশেষে চাকরি পেলেন সৈয়দ আদিল হোসেনের ভাই নাজাকাত শাহ। জম্মু ও কাশ্মীরের ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারপারসন সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগপত্র তুলে দেন নাজাকাতের হাতে। চাকরি পেয়ে নিশ্চিত আদিলের পরিবার। बहुत बढ़िया, शुक्र है, शुक्र खुदा लगता है जी। जी जी मेरा घर चल जाएगा, मेरे घर चूल्हा चल जाएगा, इसमें बहुत पक्का रहेगी बात है जी। वो पता नहीं, अब देखते हैं किसमें मिलेगी जी। जी वकफपुर में मिली जी। बहुत 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 खुश हो गए हमें जी। जी उसकी शहादत हुई है, उसने अपनी जान कुर्बान की है, दूसरे लोगों के लिए उनकी मेहमानों की जान बचाई है, उसमें बहुत फख्र फील हो रहा है। পরিবারের পাশে দাঁড়াতে সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন জম্মু কাশ্মীরের ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারপারসন। आज हमें फख्र महसूस होता है कि आज हमने उस घर की सहायता की जहां का चिराग बुझ गया था, लेकिन जो अभी हमने नजाकत को एक तोहफा दे दिया। यहाँ से आप देख रहे हैं हमारे सारे यहाँ पे
जो लीडर्स हैं बैठे हुए हैं, हमें खुशी है कि हम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड अब इस काबिल हो गया है कि जो हमारा असल में काम है वो हम आज करने के लिए उठ खड़े हो गए हैं। 22 এপ্রিল হঠাৎই একের পর এক পর্যটকের উপর গুলি। তাদের বাঁচাতে গুলির ভিড়েই এগিয়ে যায় আদিল। সন্ত্রাসীদের নিরস্ত করার চেষ্টা করে সে। বিনা কারণে কেন হত্যা করা হচ্ছে তাদের? প্রশ্ন তুলতেই গুলি। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন ওই বীর ঘোড়সওয়ার। পরের দিন তার কফিনবন্দি নিথর দেহ নিয়ে আসা হয় গ্রামে। আদিলের বাবার সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ, পাশে থাকার আশ্বাস দেন। সেই যুদ্ধে জয়ী হতে পারেননি আদিল, হওয়ার কথাও ছিল না। একমাত্র রোজগেরের মৃত্যুতে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল পরিবারে। তবে চাকরি পেয়ে খানিকটা স্বস্তি আদিলের পরিবারে।